कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। अरे सवाल ये है कि हम हुआ लोग नहीं। यहाँ क्यों हाँ, इकट्ठा हुए? हाँ, स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। ओके, जवाब है आई एम सॉरी। सॉरी। जवाब है मैम मैं दोबारा करूँगा। हम्म। तो मैम सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना या सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूँढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का और इस एक के ज्ञान का हम्बल मैसेंजर है। अब हम और राह मिलकर इस ग्रुप को, जो भी लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, चाहे वह किसी भी माध्यम से सुने, उनको, उनके दिलों को, उनके परिवारों को और जिनकी वो वेल विश करते हैं उनको, उनके आस-पास अपने अनंत रचयिता का, उसके प्रेम और उसकी रोशनी का घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या एंटिटी को उसमें आने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि लॉ एक है। ठीक है। अब स्टार्ट करना है। एक चीज और, जब हमारा सेशन ये सेकंड पार्ट खत्म हो जाएगा, तो हम लोगों को, कुछ लोगों को हीलिंग भेजनी है जो बीमार हैं। तो जितने भी लोग हैं प्लीज जाइएगा मत, और हमारे साथ उनको हीलिंग भेजने में ज्वाइन करना, ताकि जितने ज्यादा लोग हों उतनी जल्दी उनको हीलिंग मिल सके और वो जल्दी ठीक हो जाएं, ताकि वो लॉ ऑफ वन सुन सकें। ओके, ठीक है। यस पा। ओ अच्छा, मेरी मैम बारी। क्वेश्चन बोलिए हाँ, हाँ, हाँ। 66.14। तो कल जो उसने बात की थी कि, एक मिनट मैं जरा पढ़ लूं, कल क्या बात हुई थी। हम्म। कल हीलिंग की बात हो रही थी, साइकिक सर्जरी की बात हो रही थी। तो तब रा ने बताया था कि जो असली चाबी है ताले की, वो ये देखने में नहीं है कि हीलिंग हो गई, वो ये देखने में है कि हीलिंग इस तरह से हुई कि बीमारी दोबारा लौट के ना आए। तो डॉन कहता है कि वुड यू एक्सप्लेन दैट लास्ट कमेंट अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन इन टाइम स्पेस। ये जो यहां वो बोल रहा है कि इस समय और इस जगह पर वो जो बीमारी की बीमारी पैदा होने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो ना हो, उसे कॉन्फ़िगरेशन, हाउ डू आई एक्सप्लेन। सो पा, आप देख लो। तो यहाँ पर वो सवाल ये कह रहा है कि आपने पिछली बार एक सवाल किया था कि ये जो हीलिंग होती है, कि शरीर के अंदर जैसे आप कह रहे हो कि ये डायरेक्ट हीलिंग नहीं होती है, आप कह रहे हो कि हवा में गायब होके कहीं पे हीलिंग होती है, उसके बाद उसको ले जाके जिस जगह की दिक्कत होती है, वहाँ पे ले जाके आप उस जगह को ठीक कर देते हो। मतलब वहाँ मान लो जैसे अगर आपके लिवर में प्रॉब्लम है, तो इसी हवा के अंदर लिवर की कहीं पे वो हीलिंग होगी, फिर वो जाके उसके ऊपर एज़ इट इज़ वैसे ले जाके पेस्ट हो जाएगा और फिर वहाँ से इस तरीके से उसकी हीलिंग होती है। तो आप बताओगे कि कैसे क्या तरीका है ये? तो रा कहता है हीलिंग इज़ डन इन द टाइम स्पेस पोर्शन ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स is adopted by the form making or etheric body and is then given to the space-time physical illusion for the use of activated yellow ray mind body spirit complex। तो यहाँ पे वो कहता है देखो जो हीलिंग होती है ना वो इस तरीके से होती है कि जो आपकी इथेरिक बॉडी यानी जो आपकी एस्ट्रल बॉडी है ना, कह रहा है वो इस टाइम स्पेस में प्रेजेंट होती है। मतलब आपकी आपकी एक ईथर की बॉडी भी है। ऐसे एक ये तो आपकी नॉर्मल बॉडी होगी, इसकी जो इथेरिक बॉडी होती है वो इसी स्पेस टाइम में गायब रहती है। कहता है उसको जो फॉर्म मेकर होता है ना, जो आपका फॉर्म मेकर होता है जब आप पैदा होते हो जिससे आप बनवाते हो मतलब जिसको आप अपनी पूरा शरीर का रूप और वो सारी चीज़ें बना के दे के आते हो कि हाँ, भई इस तरीके का शरीर चाहिए मुझे, इस तरीके की मेरी फॉर्म दे देना मुझे। यार तो उस लेवल पे जाके वो होती है, वहाँ से होने के बाद जब वो वहाँ पर ठीक करेंगे, बेसिकली क्या कह रहा है आपकी बॉडी का जो होलोग्राम है ना, उसको ठीक करके फिर वो होलोग्राम वापस आपकी बॉडी के अंदर दोबारा डाल दिया जाता है, ताकि वो कह रहे हैं येलो रे कॉम्प्लेक्स यानी आपकी येलो वाला जो एनर्जी सेंटर है, कह रहा वहाँ पर ये वापस डाल दिया जाता है ताकि जहाँ पर भी आपकी हीलिंग होने वाली होती है ना, कह रहे वहाँ जाके उसका असर पड़े। इस तरीके से होती है ये वाली हीलिंग। कह रहे इट इज़ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्फिगरेशन व्हिच यू कॉल हेल्थ बाय द इथेरिक बॉडी इन टाइम स्पेस।
which is the key to what you call health, not any event which occurs in time, in space time. कह रहा है असलियत में जो आपकी शरीर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर सेहत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, कहता है कि वो आपके रियलिटी में आपके शरीर के अंदर नहीं होती है। कह रहा है रियलिटी में दिक्कत होती है आपकी इथेरिक बॉडी में। इथेरिक बॉडी मतलब यही जो टाइम स्पेस में जो बॉडी है। कह रहा है उसमें दिक्कत होती है, इसी वजह से आपकी तबीयत फिर से खराब होती है, सेहत खराब होती है। यार इस तरीके से चलता है ये। फिर आगे रहा कहता है इन दिस प्रोसेस you may see the trans-dimensional aspects of what you call will. For it is the will, the seeking, the desire of the entity which causes the indigo body to use the novel configuration and to reform the body which exists in space-time. This is done in an instant and may be said to operate without regard to time. कह रहे हैं कि देखो ये जो तरीका है ना, यहाँ पर अब तुम कह सकते हो कि ये जो काम हो रहा है ये ट्रांस डायमेंशनल तरीके से हो रहा है, यानी किसी और डायमेंशन में तुम्हारी जो शरीर है वहाँ पे ठीक होगा, वहाँ से उसका असर जाके पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि जब वो वहाँ तबीयत खराब होगी ना, जब वहाँ पे ठीक होगा तो उसकी इच्छा है अगर वो वहाँ पे ठीक करेगा, मतलब आपकी भी इच्छा है यहाँ पे, अगर आप ठीक करना चाहते हो अपने शरीर को तो आप वहाँ ठीक करोगे। वहाँ से फिर ये आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पे आपके शरीर की आगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देगा। कॉन्फ़िगरेशन यानी अगर कोई चीज़ इधर से उधर है या जहाँ पर ब्लॉकेज है या जिस तरीके की भी दिक्कत आ रही होगी जिस पर्टिकुलर पार्ट में, कह रहा है वहाँ पे ठीक होगा, वहाँ से फिर यहाँ पे इस बॉडी को जी जिस वो कह रहा है वो इंडिगो बॉडी है जहाँ पे ये एथेरिक वाली जो बॉडी होती है, इंडिगो बॉडी है। कह रहा है वहाँ पे वो ठीक होगी, फिर उसका असर आके पड़ेगा आपके स्पेस टाइम पे, यानी जिसमें आप अभी करंट जी रहे हो, अपने जो मायाजाल में अभी ये इस वाले जो मायाजाल में आप जी रहे हो, कह रहे इस पे आके फिर उसका असर पड़ता है। कह रहे ये एक एकदम से झटके से होती है ये चीज़, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत टाइम लगाना पड़ रहा है उसमें या ऐसा कुछ है। कह रहा नहीं, आपने उस जा वहाँ पे जाके उस थॉट में जाके उसको वहाँ पे ठीक करना है इथेरिक बॉडी को, वहाँ ठीक हो जाएगी, वो ऑटोमैटिकली आपके इस जगह पे आके ठीक हो जाएगा सब कुछ। और ये एकदम से एक इंस्टेंट में होता है, एक झटके में होता है, इसमें कोई टाइम वाइम नहीं लगता है। फिर वो कहता है we may note that in the healing of very young children, there is often an apparent healing by the healer in which the young entity has no part. कह रहे हैं कि देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके केस में तो जो हीलर होता है, पिछली बार उसने कहा था कि हीलर तो केवल ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है? जो रियलिटी में जो हीलिंग हो रही है होती है, वो तो जो भी व्यक्ति होता है, वो खुद ही करता है। तो अपने उसके थॉट में मतलब अगर वो उसकी सोच में हीलिंग हो गई, तो उसकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो फिर वो कह रहा है कि लेकिन बच्चों के केस में यहाँ पर ये है कि जो हीलर है ना, उनकी हीलिंग तो हीलर ही करता है। क्योंकि बच्चों को इतना कंट्रोल नहीं होता ना अपनी उसके ऊपर, शरीर के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर। तो कह रहा है कि इस वजह से बच्चों की हीलिंग तो एक हीलर ही होता है, वो ही करता है। जो भी उसके लिए हीलर होगा। फिर आगे वो कहता है, "दिस इज़ नेवर सो फॉर द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एंड टाइम स्पेस इज़ ऑलवेज़ कैपेबल ऑफ विलिंग द डिस्टॉर्शन इट चूज़ेज़ फॉर एक्सपीरियंस नो मैटर व्हाट द एपरेंट एज एज़ यू कॉल इट ऑफ द एंटिटी।" कह रहे हैं कि देखो, बच्चे के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जो बड़े लोग हो गए, उन लोगों के लिए जो है ना, ये सारी चीज़ें जो होंगी ना, वो टाइम स्पेस में ही होती हैं। मतलब गायब वाली जो आपकी इथेरिक बॉडी होती है, वहाँ पर होती है और वहाँ से फिर यहाँ पर होती है। इससे ऐज का कोई लेना-देना नहीं है। किसी की भी ऐज मतलब एक बच्चे को छोड़ के बाकी जो बड़े होते हैं, उनकी ऐज का कोई लेना-देना नहीं है। किसी की भी कोई भी ऐज हो, कह रहा है काम वहीं पर ही होगा। वहाँ से हील होके फिर यहाँ पे उसका असर पड़ेगा आपके शरीर पे। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपने इतना लंबा आंसर दिया ना, उसको थोड़ा 2 लाइन में शॉर्ट में बताओ। मैम मोटा-मोटा वो ये कह रहा है कि छोटे बच्चों के केस में जो हीलर होता है, वो उनकी हीलिंग कर देता है। मतलब क्योंकि छोटे बच्चे के पास इतना वो नहीं होता कि वो अपना दिमाग लगाए, कैसे लगाए, अपनी सही हीलिंग खुद बात है। करे। और जो हाँ, एक्चुअली हीलिंग जो बड़े लोग होते हैं, उनकी हीलिंग जो जो हीलर होगा, ऊर्जा देगा उसको। वो ऊर्जा हाँ, देगा, लेकिन जो रियल में हीलिंग जो होती है, उसकी सोच से होती है, जो उसकी इथेरिक बॉडी यानी जो उसकी इंडिगो बॉडी होती है ना, जहाँ से वो फॉर्म ऑरा में, लेकर जहाँ बैठता है इनका। ऑरा, ऑरा। ऑरा में। कह रहे वहाँ पर हाँ, बिल्कुल। कह रहे वहाँ पे हीलिंग होगी, वहाँ से हीलिंग होगी तो उसका असर जाके जिस जगह पे दिक्कत हो रही होगी, वहाँ पे जाके वो हीलिंग करनी शुरू कर देता है। अच्छा, तो जो बेसिकली जो हीलर है, वो ऑरा या एथरिक बॉडी की हीलिंग करता है, तब जाके फिजिकल बॉडी हील होती है, राइट? हाँ ओके। जी, हाँ जी। तो डॉन कहता है, पूछता है कि इज दिस डिजायर, अच्छा, नाउ दैट यू से, एक आई मीन एक जनरली क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में,
एथरिक बॉडी में जाके हीलिंग करने से फिजिकल बॉडी ठीक हो जाती है, तो एथरिक बॉडी में जाके फिजिकल बॉडी में चेंजेस भी कर सकते हैं। नाक पतला मैम कर हो दिया, सकता होगा बिल्कुल, पेट अंदर कर दिया, क्योंकि टांगे लंबी नहीं कर दी, नहीं, ये हो ऐसे तो जाती। पता नहीं मैम, अभी कभी किया तो है नहीं, ऐसे पता नहीं, क्वेश्चन है किया तो है बिकॉज नहीं कभी। अगर वो कह रहा है कि बेसिकली आपके एथरिक बॉडी में होता है और हीलर क्रिएटर के लव लाइट से करता है, यू नो, तो इसके अंदर वो फिजिकली तो कोई कुछ कर नहीं रहा। तो आई दैट इज अ क्वेश्चन दैट पॉप्ड इन माय माइंड कि क्या ये भी होता है या पॉसिबल है, क्योंकि अगर मुझे याद है तो एक सेशन में आपने बोला था कि कुछ लोग, ये पता नहीं कौन सी मेडिटेशन के बारे में बोला था, किस चीज के बारे में बोला था, कि कई बार उन लोगों की आंखों का रंग बदल जाता है, बालों का रंग बदल जाता है, याद है आपको? याद तो नहीं है, लेकिन मैम ये पॉसिबल तो सारी चीज़ है ना, एक बार आप इंटेलिजेंट एनर्जी को अगर आप टैप कर गए, फिर तो आप हाँ, कुछ भी कर सकते हो ना, शरीर का रूप भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हाँ, माया यही भी मैं बन जाओगे जानना एक चाह रही तरीके से। थी। ठीक है, तो डॉन पूछता है, इज दिस डिजायर एंड विल दैट ऑपरेट्स थ्रू टू द टाइम स्पेस सेक्शन? इज दिस डिजायर एंड विल, अच्छा, इज दैट डिजायर एंड विल that operates through to the time space section a function only of the entity who is healed, or is it also the function of the healer, the crystallized healer? वो कहता है कि जो इंसान हीलिंग जो होती है या करता है, वो क्या सिर्फ हीलर का ही काम है सारा, या एक इंसान जो बीमार है उसकी इच्छा ठीक होने की और उसकी विल पावर कि हाँ मैं ठीक होना चाहता हूं इस समय में और इस जगह पे, तो दोनों क्या एक साथ काम करते हैं? हाँ, तो ये कह रहे हैं कि क्या ये केवल काम जो जिसको हील होना है, क्योंकि उसने कहा ना कि भाई हीलिंग जो आपकी होगी वो आपको खुद करनी है। कह रहे थे कि क्या ये पूरा काम जिस व्यक्ति की हीलिंग होनी है उसका खुद का है, या हीलर का भी इसमें कोई रोल है? हालाँकि ये बेकार का सवाल है, उसने पूछ लिया लेकिन फिर भी, क्योंकि उसने बताया था कि हीलर तो ऊर्जा देता है। तो राय यहाँ पे कहता है, "मे वी टेक दिस अपॉर्च्युनिटी टू से दैट दिस इज़ द एक्टिविटी ऑफ द क्रिएटर। To specifically answer your query, the crystallized healer has no will. It offers an opportunity without attachment to the outcome, for it is aware that all is one, and that creator is knowing itself." कह रहा है कि यहाँ पर हम एक वो अपॉर्च्युनिटी लेना चाहेंगे तुम्हें बताने के लिए, मतलब एक मौका लेना चाहेंगे, तुम एक मौका दो हमें बताने का कि ये जो एक्टिविटी होती है असलियत में तो रचयिता की होती है। ये जो काम होता है ना, इस तरीके का काम रचयिता ही कर सकता है। कह रहे हैं कि और अगर हम तुम्हें थोड़ा-सा मतलब जैसे तुमने स्पेसिफिकली पूछ लिया हम लोगों से, तो हम स्पेसिफिकली तुम्हें बताते हैं। जो एक हीलर होता है ना, जो क्रिस्टलाइज़ यानी जो एक संतुलित हीलर होगा, कह रहा है उसकी कोई इच्छा नहीं होती। उसका काम तो केवल ये है कि वो हील करेगा। इसमें उसकी कोई इच्छा नहीं है। जिसकी हीलिंग होनी है, इच्छा तो उसकी है ना कि उसको करानी है अपनी हीलिंग। कह रहा है कि जो हीलर होगा, वो तो केवल एक तरीके से एक मौका दे देगा उसको कि भाई तू अपने आप को हील कर सकता है। और उसमें उसका ये भी होता है कि हील होगा या नहीं होगा, इससे कोई लेना-देना नहीं है उसका, वो तो ऊर्जा प्रदान करेगा बस। तो ज़बरदस्ती ये उसका कोई आउटकम उसका क्या निकलेगा, ठीक होगा या नहीं होगा, ये सब हीलर को नहीं सोचना चाहिए कि ये ठीक होगा या नहीं होगा। उसका काम केवल ऊर्जा देने का है, वो अपना काम ऊर्जा देगा बस। उस मतलब इंटेलिजेंट एनर्जी जो अनंत रचयिता की अनंत ऊर्जा है, बस वो देने का काम है। कह रहे वो इसीलिए क्योंकि सब कुछ एक ही है। पहले तो तुम ये सब समझो, सब कुछ एक ही है। और ये हीलिंग का भी जो काम चल रहा होता है ना, इसमें भी रचयिता अपने आप को ही जान रहा होता है कि हाँ, ये मेरी हीलिंग हो रही है इस वक़्त, ठीक है? अ, इसी से ही रचयिता को ऐसा नहीं है केवल यही पता चले कि भई हाँ, तुम्हारे अनुभव है, नहीं। हीलिंग भी हो रही होती है, तो रचयिता भी उसको अनुभव कर रहा होता है कि रचयिता की खुद की भी हीलिंग हो रही होती है। बाय द वे कल रात को मेडिटेशन सॉरी सेशन के बाद जो हमने हीलिंग की थी ना, वो आज बता रही थी कि तकरीबन उस समय पर उसे, या थोड़ी देर बाद होगा, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से 7:30-8 बजे थे, और उसे कुछ 9 बजे के करीब अपने शरीर में ऊर्जा महसूस होनी शुरू हुई। दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग, एंड शी वाज सेइंग दैट शी इज अ लिटिल बेटर।
तो आज उसको और उसकी फैमिली को और लखानी जी के फादर को दोबारा हीलिंग देंगे, मतलब फादर को तो कल नहीं दी, आज देंगे। तो इट्स रियली ग्रेट टू नो। लेकिन ये जो यहाँ बोल रहा है ना कि जो हीलर करता है हीलिंग, उसका आउटकम से अटैचमेंट नहीं होता। कल हम लोगों ने दे दी और मैं तो भूल भी गई उस बारे में। अगर हम लोग यही सोचते रहते कि हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, तो वो ऐसे नहीं होता है। हीलिंग से आउटकम से अटैचमेंट रखा नहीं जाता। ही इज वेरी राइट देयर। तो डॉन कहता है देन द डिजायर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग विद इन द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स हु सीक्स हीलिंग टू बी हील्ड इन ऑर्डर फॉर द हीलिंग टू अकर। तो डॉन कहता है इसका मतलब जो इंसान अपनी बीमारी ठीक करवाने आया है, उसकी इच्छा काफी तीव्र होगी ठीक होने की, वरना तो वो ठीक ही नहीं हो पाएगा। क्या मैं सही हूं? तो मैम रा कहता है दिस इज करेक्ट ऑन वन लेवल और अनदर। हेलो, आवाज गई। पा, आर यू देयर? हेलो, हेलो। पा का मैम नेटवर्क गया आपकी लगता हुई है। है। क्या हुआ, नेटवर्क गया क्या? मुझे आपका तो आ रही है। हेडफोन। हाँ, अब आई। बाकी लोगों को आ रही है तो 1 मिनट मुंह से बोल दोगे कोई? सब लोग आ रही बताना। है, आ रही है। नहीं आ अब रही आ है, रही है ना, अब पहले नहीं आ रही थी। अब आ रही है। नहीं, हाँ। आपके एंड पे हुआ था बीच में नेटवर्क। थोड़ा टाइम के लिए गई थी। हैं? अच्छा अच्छा ओके। गई थी? मेरे एंड पे क्या, अच्छा मैं अच्छा हेडफोन ओके। यूज ही नहीं करती। हम्म। अच्छा हाँ, ठीक है कंटिन्यू। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे रा कहता है दिस इज करेक्ट ऑन वन लेवल और अनदर। एन एंटिटी में नॉट कॉन्शियसली seek healing and yet subconsciously be aware of the need to experience the new set of distortions which result from healing. Similarly, an entity may consciously desire healing greatly, but within the being, at some level, find some cause whereby certain configurations which seem quite distorted are in fact at that level considered appropriate. कह रहे देखो ये जो तुमने कहा ना कि भाई इसका मतलब उसकी इच्छा तीव्र होगी तभी तो हीलिंग हो सकती है उसकी। कह रहा है ये काफी मतलब एक जगह पे ठीक भी है और एक जगह पे मतलब कई अलग अलग जगहों पे ठीक भी है ये। कह रहा है कि देखो अगर कोई व्यक्ति अपने एक तो अचेत मन, एक तो चेतना वाला मन हो गया, एक अपना हो गया अचेत मन। कह रहा है अगर वो मतलब चेतना वाले मन में क्या कहते हैं अपनी हीलिंग चाहता है, ठीक है। और नहीं पहले पहले पार्ट में वो कह रहा है कि हो सकता है कि वो अपने मतलब चेतना में रहते हुए उसको ना लगे कि मुझे हीलिंग की जरूरत है, पर कहीं न कहीं उसके दिमाग में ऐसा होगी यार मुझे कहीं दिक्कत हो रही है, मेरे को यार थोड़ी तबीयत थोड़ी ऐसी ढीली-सी हो रही है, कुछ हो रहा है। तो अचेत मन में हो सकता है उसको लग रहा हो और वो चाहता हो कि यार मैं ठीक हो जाऊँ। कह रहा तो उस केस में भी उसकी हीलिंग हो जाती है। कह रहा इसी तरीके से हो सकता है उसके दिमाग के अंदर ना हो ये चीज़, मतलब रूट ऑफ द माइंड में ना हो कि उसको हीलिंग करनी है, लेकिन असलियत में उसको महसूस हो रहा है कि यार मेरे को कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है। कह रहा तो उस केस में भी क्योंकि उसने सोचा है, इस वजह से उसकी हीलिंग हो जाती है। दोनों केस में हो सकती है। अगला सवाल मैम। हाँ, तो डॉन कहता है आई अज्यूम दैट द रीजन फॉर अज्यूमिंग द डिस्टॉर्शंस अप्रोप्रिएट would be that these distortions, I assume that the reason for assuming the distortions appropriate would be that these distortions would aid the entity in its reaching its ultimate objective, which is a movement along the path of evolution in the desired polarity. तो वो कहता है कि क्या मैं ये मान के चलूं कि ये जो डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं या इंसान के जिंदगी में जो मुश्किलें आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, ये उस इंसान को अपने गोल तक पहुंचने में मदद करती हैं और उस रास्ते पे चलने के लिए मदद करती है जिस रास्ते पे चलने का उसने जन्म से पहले फैसला किया था। आई होप कि मैंने क्वेश्चन सही बोला हो। इज दिस करेक्ट? हाँ मैम सही है, सही है। तो डॉन कहता है क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो।
तो फिर then in the case of an entity who becomes aware of its polarization with respect to service to others, it might find a paradoxical situation. In the case where it was unable to fully serve, इसका मतलब कि वो इंसान जो अपने पोलराइजेशन के मतलब उसे सर्विस टू अदर्स करना है या सर्विस टू सेल्फ करना है, वो जब उसको समझ में आ जाता है तो वो इस तरह के हालात ढूंढेगा या पैदा करेगा where it was unable to fully serve because of distortions chosen to reach that understanding which it has reached. So it might find a paradoxical situation. वो इस तरह के कुछ मुश्किल हालात ढूंढेगा जहां पे वो पूरी तरह से सेवा कर सके, ताकि वो सीख सके जो सीखने वो आया हुआ है. At this point, it would seem that the entity who was aware of the mechanism might, through meditation, understand the necessary mental configuration for elevating the physical distortion. तो ऐसा लग रहा है कि जो इंसान अपने मैकेनिज्म, अपने जिंदगी के रास्ते, जिस रास्ते पे वो चल रहा है या जो उसके ध्याय हैं उन पे जो चल रहा है, वो ये जानता है कि उसे मेडिटेशन करना है. अंडरस्टैंड द नेसेसरी मेंटल कॉन्फ़िगरेशन, वो समझता है कि उसे अपने दिमाग में किस तरह की सोच रखनी है ताकि वो अपने शरीर के दुख दर्दों को कम कर सके. और क्योंकि जब तक शरीर ठीक नहीं होगा वो दूसरों की सेवा नहीं कर पाएगा. तो क्या मैं सही हूँ? मैम सवाल जरा एक बार दोबारा रिपीट करना। मतलब आप तो समझ तो आ ही गया होगा ना? क्योंकि आप नहीं, तोड़-तोड़ के करते हो ना, तो अगर कोई मेरे को भी अरे ऐसा होता है कभी-कभी कि मैं खुद आपके सवाल में खो जाता हूँ। हाँ, सवाल के मेरे को 3 बार पढ़ के भी वो सवाल समझ में नहीं आते. वो एक तो कहीं ना कॉमा लगाता है, ना कुछ करता है, और वो इतने घुमा फिरा के वो भूल भुलैया वाले सवाल अ, मेरे को खुद ही मुश्किल होती है समझने में. मेरे को जितना समझ में आया मैंने अभी समझाया. आपको जो समझ में आया सवाल आप वैसे का वैसे ही बता दो, उसके हिसाब से फिर ठीक है. मैं जवाब दूँगा। तो बेसिकली मुझे ये समझ में आया कि वो ये कह रहा है कि एक इंसान जो समझ गया कि मैं दूसरों की सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं, और उसने अपने जिंदगी में ये माध्यम लगाए हैं कि मैं फलाने टाइम पे बीमार होऊंगा, ये वो, और उसे पता है कि मुझे इस जिंदगी के इस रास्ते पर इस तरह से चलना है और यहाँ पहुंचना है. वो अपने आप को ठीक करने के लिए वो भी समझता है कि मुझे ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, और मुझे किस तरह की सोच रखनी है ताकि मेरा शरीर बीमार ना पड़े और मैं लोगों की सेवा करने में कामयाब हो सकूं. ये समझ में आया. तो मैम रा यहाँ पे जवाब देता है हाँ, समझ गया मैं सवाल। तो रा यहाँ पे जवाब देता है, कह रहा है यू आर करेक्ट ऑल्दो वी माइट नोट दैट देयर आर ऑफन कॉम्प्लेक्स रीजन फॉर द प्रोग्रामिंग ऑफ अ डिस्टॉर्टेड फिजिकल कॉम्प्लेक्स। वो मैम अच्छा ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन एनी केस मेडिटेशन इज ऑलवेज एन एड टू नोइंग द सेल्फ। कह रहे देखो तुम सही तो कह रहे हो, कह रहे लेकिन हम तुम्हें यहाँ पर एक चीज ऐड करके ये कहेंगे कि ये देखो काफी रीजन होते हैं कि कोई व्यक्ति अपने शरीर के को लेकर जब वो पैदा होता है, अब उसमें शरीर में कुछ दिक्कत आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेके ना एक नहीं कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि उसने ऐसी प्रोग्रामिंग अपनी की तो की क्यों? ठीक है? तो ये कोई इसका कोई एक रीज़न नहीं हो सकता कि हाँ भाई वो दूसरों की सेवा करने के लिए आया है या फिर अपनी खुद की सेवा करने के लिए आया है, या कुछ इस तरीके का कोई रीज़न नहीं है। फिर बहुत तरीके के रीज़न हो सकते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे तुम ये जान सकते हो कि वो क्या करने के लिए आया है और अपनी अपनी खुद की मदद भी वो कैसे कर सकता है और अपने आप को जान भी कैसे कर सकता है वो। अरे दोनों चीज़ें केवल मेडिटेशन से ही हो सकती हैं, सारी चीज़ें मतलब। तो डॉन पूछता है, इज इट अ वर्टिकल पोजिशनिंग ऑफ द स्पाइन यूजफुल और हेल्पफुल इन द मेडिटेटिव प्रोसीजर? डॉन कहता है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो क्या ये जरूरी है
कि आप सीधे बैठो और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और क्या उससे कोई खास फायदा होता है क्या? तो रा कहता है कि इट इज समवट हेल्पफुल, मतलब वो कहता है कि हाँ फायदा तो होता है, मतलब एक तरीके से हाँ होता है फायदा। मतलब वो कह रहा है कि तुम इन चीजों के ऊपर इतना ध्यान मत दो, मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दो। इसलिए कमर सीधी रखनी है, ये करनी है, वो करनी है, इन्हीं चक्करों में लगे रहोगे तो मेडिटेशन ही नहीं कर पाओगे। तो इनडायरेक्टली वो कह रहा है हाँ नहीं, थोड़ा बहुत तो नहीं, फर्क पड़ता है। नहीं, आपको मैं बताऊं, मैंने लखनऊ से वापस आने के बाद एक सेशन में ये बात बताई थी कि अगर आप नोट करो, जानवरों की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो धरती के साथ पैरेलल होती है। लेटी, जैसे हम लोग लेट जाते हैं ना, और हमारी जो होती है वो सीधी होती, मतलब सीधी, हम लोग वर्टिकल होती है, हम खड़े होते हैं तो। और जब भी आप क्रिएटर की लव एंड लाइट को लेकर अब आप बल्ब जलाओगे, ठीक है, उसकी रोशनी कमरे में फैलेगी, लेकिन सामने कोई चीज होगी ना तो डायरेक्ट उस पे टॉर्च की लाइट सामने जाती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके कहीं भी नहीं चली जाती। तो क्रिएटर की लाइट जो ऊपर से आ रही है, सन से आ रही है या कहीं से भी आ रही है, वो सीधी नीचे आके आपके चक्रों में एंटर करने के लिए यू नीड टू बी सिटिंग स्ट्रेट विथ योर स्पाइन स्ट्रेट। हालांकि उसने कहा कि हाँ ये कुछ हद तक हेल्पफुल है, लेकिन पढ़ते हैं आगे कि वो इस बारे में और आगे क्या कहता है। तो मेरी समझ से जानवर जो हैं वो, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि जानवर जो हैं वो इतने इवॉल्व, दे आर वेरी इंटेलिजेंट बीइंग्स, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो इवॉल्व क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिएटर की लाइट उनके सहस्रारा से लेके रूट चक्र तक नहीं जा पाती है। तो डॉन कहता है, आई हैव written a question or two actually. First is, would you please list the polarities within the body which are related to the balancing of the energy centers of the various bodies of the unmanifested entity? Unmanifested entity, okay. तो डॉन कहता है कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो क्या आप मुझे वो सारी चीजें जो जरूरी हैं वो लिस्ट करके मुझे बताओगे हमारे शरीर में, जिनका ताल्लुक हमारे चक्रों को संतुलित करने से है, ऑफ द वेरियस बैलेंसिंग, सॉरी हमारे नहीं, वेरियस बॉडीज ऑफ द अनमैनिफेस्टेड एंटिटी, मतलब अभी वो इंसान जिसने अभी जन्म नहीं लिया। रेनबो बॉडी की बात कर रहा है, रेनबो बॉडी की बात हो रही है। अच्छा, रेनबो बॉडी, अनमैनिफेस्टेड, अच्छा ठीक है। तो वो हमारा एथरिक शरीर, मतलब रेनबो बॉडी इस तरह से जो बेसिकली आपको साक्षात नजर नहीं आती, उस बॉडी की बात कर रहा है कि क्या आप उसके चक्र बैलेंस करने के लिए हमें लिस्ट बताओगे क्या क्या जरूरी है? तो रा कहता है यहाँ पे, इन दिस क्वेश्चन देयर लाइज अ ग्रेट डील ऑफ थॉट विच वी अप्रिशिएट। इट इज पॉसिबल दैट द क्वेश्चन itself may serve to aid meditations upon the particular subject. Each unmanifested self is unique. The basic polarities have to do with the balanced vibratory. The basic polarities have to do with the balanced vibratory rates and relationships between the first three energy centers and to a lesser extent each of the other energy centers. Maybe answer more specifically. तो वो ये कहता है कि ये सवाल जो तुमने पूछा है ना, ये काफ़ी मतलब गहरा सवाल है, अच्छा सवाल है और हम एप्रिशिएट करते हैं कि तुमने इस तरीके का सवाल किया। मतलब एक अच्छा सवाल किया तुमने। तो कहता है कि देखो, ये पॉसिबल है कि मेडिटेशन से तुम अपनी आपकी खुद की मदद कर सको, इसके बारे में भी जानने का। मतलब इसके बारे में भी तुम अपनी मेडिटेशन की अवस्था में जाओगे ना, तो तुम ये जान सकते हो। कह रहे हैं कि हर किसी की जो रेनबो बॉडी होती है ना, वो बड़ी यूनिक होती है। होती तो वो लाइट की है, लेकिन वो भी बड़ी यूनिक होती है सभी की। कहता है कि उसके अंदर की जो ध्रुवीकरण, मतलब उसके अंदर की जो एनर्जी चार्जेस होते हैं ना, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव उसके अंदर भी चल रहे होते हैं। कह रहे हैं कि जो वो होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं कि वो कितनी तेजी से कांप रहे हैं। ठीक है, कंपनता कैसी है उनके अंदर। कह रहे हैं कि देखो, पहला जो, अगर इनके बीच का अगर मैं रिश्ता हम तुमको बताएं ना, तो पहला जो रिश्ता है वो पहले के नीचे के 3 एनर्जी सेंटर का है। कह रहे हैं कि जब वो नीचे के 3 एनर्जी सेंटर बैलेंस हो जाते हैं ना, कह रहे हैं फिर धीरे-धीरे,
कह रहा बाकी के भी एनर्जी सेंटर धीरे-धीरे बैलेंस होने लग जाते हैं। इसका असर जाके बाकी के एनर्जी सेंटर्स पे भी पड़ता है। कह रहे क्या हम इसे और खुलकर बताएँ तुम्हें? तो फिर डॉन वो अगला सवाल तो पूछता है। डॉन कहता है कि हाँ, देखते हैं अगले सेशन में इसमें विस्तार में बात करेंगे। तो लेकिन मैं जो इसके मुतालिक जो दूसरा सवाल था मैं पहले वो पूछ लूं कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स ऑफ द आर्किटिपिकल माइंड। आर्किटिपिकल क्या होता है पा? टिपिकल? मैम हम सबके दिमाग के अंदर ना एक ठेठ दिमाग होता है सबके अंदर। अगर आप ठेठ दि कहते हैं ना कि अरे इसका दिमाग तो ठेठ है। लेकिन वो ठेठ दिमाग का जो असली मतलब है वो है उस ठेठ दिमाग में ना इस पूरे सोलर सिस्टम का ब्लूप्रिंट होता है। एक-एक चीज़ का, कि कौन सी चीज़ कैसे बनी हुई है और ये हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस दिमाग में माइंड की होता है। बात कर रहे हो क्या? नहीं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रूट ऑफ द माइंड होता है, उसके नीचे जाके आर्केटिपिकल माइंड होता है। अच्छा, डेफिनेशन वो ऑफ होता एन है जहाँ पर आर्किटिपिकल पूरा का माइंड। पूरा अगर ऐसे सोच के चलना कि अगर आर्केटिपिकल माइंड में किसी और को आपके एक्सेस मिल गया, तो ये सोच लेना उसके पास पूरा सोलर सिस्टम का ब्लूप्रिंट लग जाएगा हाथ में। और अगर उसके हाथ में ब्लूप्रिंट लग गया, तो आप कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो कि अगर वो नेगेटिवली पोलराइज़्ड हुआ, तो वो उसका क्या कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्केटिपिकल माइंड। हाँ, यहाँ डेफिनेशन में लिखा है द आर्किटिपिकल माइंड में बी डिफाइंड एज दैट माइंड which is peculiar to the logos of this planetary sphere. Thusly, unlike the great cosmic all mind, it contains the material which it pleased the logos to offer as refinements to the great cosmic beingness. सो समझ में नहीं आया। What is an अरे archetypical मैम इसके mind? पास इसके इस आर्केटिपिकल माइंड में जो हमारा लोगोस है ना सूरज, हमारे केस में तो हमारा लोगो सूरज हुआ ना, जो एक मेन मिनट सेंटर रुको, में जो लोगो है, वो तो अलग है। एक मिनट रुको। Archetypical mind, as spoken by Ra, is claimed to be a series of 22 archetypes in sets of mind, body, spirit, plus choice that define the metaphysical mind of the universe galaxy, going into the individual's metaphysical mind. Wow. The study of archetypal mind may be termed as archetypology. हे भगवान। ओके, ठीक है। तो अब बताइए तो वो व्हाट आर द मैं स्ट्रक्चर आपको एंड आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ मैम देखो सुनो, अगर आपको समझ नहीं आया मैं मोटा-मोटा बता देता हूँ। ये आर्केटिपिकल माइंड ना मतलब जो ये पूरी गैलेक्सी हमारी बनी हुई है ना, जो लोगोस है, जो बीच में जो सेंट्रलाइज़्ड बीइंग है ना, उसने पूरी की पूरी ये आकाशगंगा किस तरीके से बनाई है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे-कैसे पहले क्या बना, उसका मटीरियल क्या है, दूसरा क्या बना, उसका मटीरियल क्या है, सब पूरे ब्रह्मांड की मतलब पूरी इस आकाशगंगा की सारी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। अगर वो किसी के हाथ लग जाए और वो एंटिटी नेगेटिवली पोलराइज़्ड है, तो उसको धीरे-धीरे ये पता चल सकता है कि कौन से प्लैनेट के अंदर कहाँ पे वीकनेसेस हैं, कहाँ पर मतलब चीज़ें सही हैं और उसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, कोई अगर नेगेटिवली ओरिएंटेड हो। तो अगर उस दिमाग में ले जाके कोई चीज़ लगा दी जाए, अब आप समझदार हो सारे लोग, तो ये सोच लेना आपका प्लैनेट तो गया-गया, पूरी की पूरी गैलेक्सी हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये, आर्केटिपिकल तो माइंड। डॉन पूछता है कि ये आर्किटिपिकल माइंड में क्या है, उसके अंदर क्या क्या है और उसका आकार क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, and how does the archetypical mind function in informing the intuition and conscious mind of an individual's complex? वो कहता है ये archetypical mind एक इंसान को कहते हैं ना इंट्यूशन है, तो उसे कैसे पता चलता है और वो आर्किटिपिकल माइंड उसको कैसे बताता है कि आगे क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, और उसके कॉन्शियस माइंड में ये मैसेज कैसे पहुंचाता है। तो मैम यहाँ पे रा बोलता है, कह रहा है यू मस्ट रियलाइज़ दैट वी ऑफर्ड दीज़ कॉन्सेप्ट्स टू यू सो दैट यू माइट ग्रो इन योर ओन नॉलेज ऑफ द सेल्फ थ्रू द कंसिडरेशन ऑफ देम। कह रहे हैं कि देखो, ये तुम्हें बिल्कुल समझना चाहिए कि ये जो हमने इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हम तुम्हें सिखा रहे हैं ना, ये आर्केटिपिकल माइंड
और ये सारे मतलब ठेठ दिमाग के कॉन्सेप्ट हो गए, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट हो गए और तुम्हारे रूट ऑफ द माइंड के कॉन्सेप्ट हो गए। कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये इसलिए सिखाए हम तुम्हें इसलिए सिखा रहे हैं ताकि तुम अपने आप को और बेहतर जान सको। ताकि जब तुम मेडिटेशन में बैठो तो इसके अंदर इन इन दिमागों के अंदर घुस के सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सको। इस वजह से हम तुमको सिखा रहे हैं ये सारी चीज़ें। कह रहे वी वुड प्रेफर स्पेशली फॉर दिस लैटर क्वेरी to listen to the observation about this subject which the student of these exercises may make and then suggest further avenues of the refinement of these inquiries. We feel we might be of more aid in this way. कह रहे जो पहला सवाल जो तुमने पूछा आर्केटिपिकल माइंड, कह रहे वो तो हम तो तुम्हें बता ही चुके थे कि ठेठ दिमाग है, उसके अंदर पूरे के पूरे तुम्हारे इसका गैलेक्सी का पूरा वो है, कहते हैं ब्लूप्रिंट है कि कैसे बना, कैसे नहीं बना, कौन सी चीज कब लगाई, कब किस टाइम पे ले जाके क्या कहते हैं कौन से ऑर्बिट में ये वाला कॉमेट लगा है, कौन से ग्रह का किस तरीके से कॉम्पोजिशन है। मतलब बेसिकली आपके दिमाग के अंदर पूरी आकाशगंगा की सारी इंफॉर्मेशन है एक तरीके से, सारी की सारी, एक छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक सारी इंफॉर्मेशन है। कह रहे लेकिन हम ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे देंगे कि ये जो तुमने सवाल किया ना कि लोगों को ये आभास कैसे हो जाता है, इंट्यूशन कैसे हो जाती है? कह रहे और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसी इंट्यूशन का किस तरीके से इस्तेमाल किया है? कह रहे ये इम्पोर्टेंट, ये अच्छा सवाल है जो तुमने पूछा है। और ये जो लोग ये स्टूडेंट है मतलब आर्केटिपिकल माइंड और ये लॉ ऑफ वन के स्टूडेंट है, कह रहे उनके उनके काफ़ी काम का भी है। अगर वो इसको समझ जाएँ ना, तो काफ़ी हद तक पेनिट्रेशन अच्छे से कर सकते हैं वो, इनडायरेक्टली वही कह रहा है। और आने वाले टाइम में जो उनके सवाल है ना, उन्हें अच्छे से निखार पाएँगे कि हाँ, भई मेरे दिमाग में ये सवाल थे, मेरे दिमाग में ये सवाल थे। उन सभी सवालों के जवाब तुम्हारे आर्केटिपिकल ठेठ माइंड के अंदर ऑलरेडी हैं। अगर तुम उसे टैप कर लो तो। कह रहे इस तरीके से हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं कि अगर तुमने भई किसी अगर तुम चाहो कि कोई टैप कैसे करना है ये सारी चीज़ें तो वो में होती तो मेडिटेशन से ही है वो भी। कह रहे लेकिन उसको टैप करने का मतलब है तुमने सीरियसली पूरी की पूरी आकाशगंगा में टैप कर लिया। तुम्हें सब पता चल जाएगा कि कौन से प्लैनेट पे कैसे लोग रह रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन-कौन तुम्हारे दोस्त हैं, कौन-कौन तुम्हारे नेगेटिव टाइप के प्लैनेट है, सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें इसी अपनी आकाशगंगा का और अपने ग्रह का भी, सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या कैसे हो रहा है। रिमोट व्यूइंग जब आप लोग कर रहे होते हो ना, तो रिमोट व्यूइंग में आपका आर्केटिपिकल माइंड ही एक्टिवेट होता है, पता है आप लोगों को ये? वहीं से आप लोग इन्फॉर्मेशन निकाल के लाते हो। और ये जो आपकी ये है ना पावर्स टेलीकिनेसिस हो गई, साइकोकिनेसिस हो गई, ये सारी चीज़ें कि स्पून बेंड कर देना, ये कर देना, वो कर देना। अगर किसी ने वो आर्केटिपिकल माइंड को टैप कर दिया, तो वो ये सारी चीज़ें कर पा सकता है। सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो आती मेडिटेशन के अंदर ही है, के द्वारा ही है। अब अगला तो सवाल। रा ने उससे ये कहा कि अब तक तो डॉन सवाल पूछता था कि मेरी समझ के हिसाब से ऐसा है और फिर बोलता था क्या मैं सही हूँ। इस बार उसने सीधा सवाल पूछ लिया तो रा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि पहले तुम अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में और फिर वहां पे कुछ त्रुटि रह जाएगी तो मैं उसको रिफाइन करके बता दूंगा। तो डॉन कहता है कि यू मेंशन्ड दैट एन एनर्जाइजिंग स्पाइरल is emitted from the top of any pyramid and that you could benefit by placing this under the head for a period of 30 minutes or less. Can you tell me how this third spiral is helpful and what help it gives the entity who is receiving it? उसने कहा कि आपने पहले एक बार बताया था कि पिरामिड के चोटी पर से जो ऊर्जा निकलती है गोल गोल घूमती हुई स्प्रिंग की शेप में, तो उसका जो तीसरा पहर होता है या अ, तीसरी लाइन होती है, उससे हीलिंग होती है और उस वजह से पिरामिड को सर के नीचे ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट के लिए रखना चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे कि ये किस तरह से हीलिंग देती है और जो इंसान को हीलिंग उसकी मिल रही है उसके लिए इसका क्या फायदा। तो रा कहता है, हाँ जी पाम। मैम हाँ, इसके लिए ना मैम पहले आपको इस सवाल को समझने के लिए ना आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो पिरामिड की जो टॉप है ना, जहाँ से एनर्जी आती थी मतलब अर्थ आती थी मतलब ये इंटेलिजेंट एनर्जी जो अनंत चाहिए था कि अनंत ऊर्जा है, वो किस तरीके से आती थी, पहले आपको वो समझने की ज़रूरत है। आप लोगों ने डीएनए तो देखा होगा, मैम एक 1 मिनट ज़रा एक डीएनए की इमेज खोलना ज़रा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जी जी जी। हाँ
पा कौन सी वाली इमेज? पा कौन सी वाली इमेज? म्यूट पे मत बोलो, अनम्यूट करो खुद को। ओ सॉरी सॉरी, हाँ म्यूट पे बोल रहा था मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी डीएनए की इमेज दिखाना जो ऊपर से नीचे स्पाइरल होती हुई आ रही हो, ऐसे ये साइड वाइड की नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक स्ट्रेट स्ट्रेट इमेज कोई हो तो। ये हाँ चलेगी। अब इसमें आप राइट साइड वाली इमेज एक देखना, मिनट, सीधे हाथ ये वाली, के इसमें देखो। ये के वो? ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वो ठीक है। हाँ ये सही है। अब इसमें आप सीधे हाथ वाली इमेज देखना, इसमें से ऊपर से क्या है, लेफ्ट से एक स्पाइरल आ रहा है चलते हुए घूमते हुए नीचे आ रहा है, फिर राइट से ऊपर से एक निकला, फिर उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए आ रहा है। तो एक तरीके से एक ये मतलब चेन सी बनती चली आ रही है ऊपर से। अब ऐसे यहाँ पे राय ये कह रहा है कि हाँ बिल्कुल ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी होता है आपका डीएनए। अब इसमें से वो ये कह रहा है कि मैम पूरा का पूरा ब्रह्मांड का जो वो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है डीएनए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो डीएनए है ना, इसमें जब तुम अभी तो तुमने ये देखा कि स्पाइरल करती हुई आ रही है, अब ऊपर से इसी के बीच में तो सिंगल एक लाइन निकाल दो, ऊपर से काटती हुई एक बीच में से एक लाइन निकाल दो सीधी, जैसे ऊपर से टॉप में से किसी ने पानी पानी या फिर कोई एक लाइन सी काट दी हो इसके बीच में। तो ये तीन ऊर्जा है ना एक साथ स्पाइरल होते हुए। किसी का अरे माइक कौन है ऑन भाई, है? कौन है? किसी का इतना बड़ा कौन है? केके का था, किसका था? हो गए, के से नाम था। हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो छोड़ो अरे ना। ध्यान रखा करो प्लीज। हाँ जी, तो ये इसी लाइन, इसी ये स्पाइरल लो में आप, लाइन। हाँ बिल्कुल ये देखो एक लाइन आ रही है ना बीच में से। वो कह रहे इस तरीके से ऊर्जा ऊपर से आती थी उसके अंदर, जो ये आपका पिरामिड है, ऊर्जा इस तरीके से चलती हुई आती है, अनंत ऊर्जा जो होती है इस शेप में, ऊपर से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती हुई भी आएगी और बीच में से एक लाइन भी आएगी उसके। लेकिन अच्छा होती बहुत पतली है वो, बहुत ज्यादा पतली। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा, बहुत चौड़ी सी कोई ऊर्जा आ रही हो, होती बहुत पतली है वो। मतलब वो पिरामिड के चोटी से जो ऊर्जा ऊपर जाती है वो इस तरह से नहीं ऊपर से नीचे आती है जो, ऊपर से नीचे आती है। चोटी में से वो चिमनी की तरह काम करती है ना, ऊपर से नीचे आती है। और पूरे पिरामिड को भी अंदर से जितने भी यहाँ पे वो जो चिमनी की तरह पहले तो पूरे पिरामिड को पूरा एकदम से लाइट कर देगी, और जो वाह, चैम्बर है यहाँ बीच में पर यहाँ उसको भी पूरा पर का पूरा लाइट कर देगी। यहाँ पर डॉन ने बोला कि पिरामिड को सर के नीचे रखते हैं और उसकी चोटी से ऊपर जो ऊर्जा जाती है वो कैसे जाती है, उसने ये पूछा। अरे मैम पहली बात तो मैं ये क्लियर, उसने पूछा जवाब तो अभी बाद में दूंगा, मैं पहले ये बता रहा हूँ ये ऊर्जा ऊपर से नीचे आती है, ये आपकी आंख के सामने अच्छा एक इमेज आ जानी चाहिए इस वक्त कि भाई अच्छा। पिरामिड में मान लो अगर आप भी लेटे हुए हो, तो आप जैसे लेटे हुए हो आपके सर के नीचे एक छोटा सा क्रिस्टल का पिरामिड लगा हुआ है, और हाँ ऊपर भी जो जहां पर वो है, जहां से ऊपर से ऊर्जा आ रही है वो बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ऊपर से जहाँ चिमनी है, चिमनी में से बड़ी तेजी से आ रही है नीचे। तो अब यहाँ पे मैं जवाब देता हूँ जो रा ने बोला है। रा कहता है कि देर आर सब्सटेंसेज विच यू माइट मे इंजेस्ट which cause the physical vehicle to experience distortions towards an increase of energy। कह रहे कि देखो पहली चीज तो ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं खाने की, जो अगर तुम खा लो तो कहते हैं उससे तुम्हारी ऊर्जा अचानक से एकदम से बहुत सारी बढ़ सकती है तुम्हारे शरीर की। ठीक है, कह रहे these substances are crude working rather roughly upon the body complex increasing the flow of adrenaline। कह रहे कि इससे ये जो होते हैं इस तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं ना, मैम यहाँ पे हो सकता है किसी टाइप की ड्रग वगैरह की बात कर रहा हो ये, या फिर ayahuasca और ये सारी चीजों की बात कर रहा हूँ। कह रहे these substances are crude working rather roughly upon the body complex increasing the flow of adrenaline। कह रहे कि इससे ना ये जो इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं ना, ऊर्जा तो तुम्हारे अंदर बड़ी जबरदस्त आ जाएगी, और जो सब्सटेंसेस मतलब जो चीजें खाने वाली होती हैं, कह रहे इनके ये ना बड़ी बड़ी रॉ तरीके की होती हैं, एकदम कच्ची टाइप की, मतलब नेचुरल टाइप की, रॉ क्रूड हो गई एकदम से। कह रहे कि एक नेचुरल तरीके की चीज होती है, कह रहे अगर तुम उसको खाते हो तो उसके शरीर पे तो इतना असर नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर ना एक अजीब सी ऊर्जा ला देगा वो एकदम से, कि जैसे तुम बहुत ज्यादा ऊर्जा से भर गए। कह रहे ऐसा होता है इस तरीके के सब्सटेंसेस। फिर वो आगे कहता है द वाइब्रेशन ऑफर्ड बाय द एनर्जाइजिंग स्पाइरल ऑफ द पिरामिड इज सच दैट ईच सेल
both in space time and in time space is charged as if hooked to your electricity। कह रहे उस जिस तरीके से तुमको ये सब्सटेंस खा के अचानक से एकदम से ऊर्जा आ जाती है ना, कह रहे इसी तरीके से ये जो कंपनता है, ये जो ऊर्जाएँ आती हैं ना, ये ऊपर से स्पाइरल करते हुए आती हैं। कह रहे ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करती हैं, जैसे कभी-कभी तुम वो लोग उस तरीके के सब्सटेंस खा लेते हो, जब पिरामिड में से ऊपर से ऊर्जा आती है। कहता है वो तुम्हारे शरीर का एक-एक सेल, जो अभी तुम एक एक तो शारीरिक रूप से तुम्हें अभी दिख रहा है, ठीक है? तुम्हारे शरीर के अंदर सेल्स हैं। कह रहा और जो टाइम स्पेस में तुम्हारी बॉडी है, यानी जो तुम्हारी इंडिगो बॉडी है, कह रहे उसके अंदर भी सेल है। कह रहा है ये इन दोनों को ही, केवल इस शरीर को नहीं, इसको भी और उसको भी। कह रहे दोनों के अंदर ऐसा कर देती है, ऊर्जा इस तरीके से उसके अंदर से फ्लो करनी शुरू करती है, जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी देखते हो ना अपने घर के अंदर की भई तार लगाई और सीधा फ़ोन लगाया, फ़ोन चार्ज हो गया, उधर से ऊर्जा चलनी शुरू हुई, फ़ोन के अंदर चली गई। यार इस तरीके से दोनों को चार्ज कर देती है और उनकी कंपनता बढ़ा देती है। कह रहे द कीननेस ऑफ माइंड, द फिजिकल एंड सेक्सुअल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड द अट्यूनमेंट ऑफ विल ऑफ स्पिरिट आर ऑल टच्ड बाय दिस एनर्जाइजिंग इन्फ्लुएंस। कह रहे कि देखो जो तुम्हारा दिमाग है ना, कीननेस यानी तुम्हारे दिमाग की जो इच्छाएँ होती है ना, मतलब जानने की जो उत्सुकताएँ होती हैं वो सारी चीज़ें, कह रहे उनको, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे अंदर की शरीर की जो सेक्सुअल ऊर्जा है, उसको, कह रहे इन सब के अंदर से होती हुई निकलती है ये ऊर्जा, उसको सबको चार्ज करती हुई चलती है ये। और जो तुम्हारी आत्मा होती है ना, उसके साथ ले जाके उसको बिल्कुल ट्यून कर देती है पूरी बॉडी को। इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा होती है ये। केवल एक चीज़ नहीं करेगी, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे शरीर के सेल को, जो तुम्हारा नॉर्मल सेल है और जो तुम्हारा दूसरा वाला जो शरीर है, क्या कहते हैं, एथेरिक पोर्शन में जो तुम्हारा शरीर है, उसके भी सेल को वहाँ पर भी चार्ज कर देती है। कह रहे और जो तुम्हारी सेक्सुअल ऊर्जा है, ठीक है? उसको भी चार्ज कर देती है और ले जाके आत्मा के साथ ट्यून कर देती है पूरी। कह रहे ऐसे समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये अनंत ऊर्जा किस तरीके से काम करती है। कह रहे इट मे बी यूज्ड इन एनी ऑफ दीज़ वेज़। कह रहा और जिस तरीके से हम लोगों ने तुम्हें बताया ना कि तुम शारीरिक रूप से उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर लो, सेक्सुअल तरीके से उसका इस्तेमाल कर लो, या दिमाग के तरीके से इस्तेमाल कर लो कि मतलब दिमाग काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा एकदम से दिमाग खुल गया और सारी चीज़ें, और अलग-अलग दिशाओं में तुम सोच सकते हो। कह रहे इनमें से किसी भी तरीके से तुम उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाते हो, कर सकते हो। फिर वो आगे कहता है, "इट इज़ पॉसिबल टू ओवरचार्ज अ बैटरी एंड दिस इज़ द कॉज़ ऑफ आवर कॉशनिंग एनी हू यूज़ सच पिरामिडल एनर्जी टू रिमूव द पिरामिड आफ्टर द चार्ज हैज़ बीन रिसीव्ड।" कह रहा है कि देखो जिस तरीके से तुम्हारी बैटरी होती है ना फ़ोन की या किसी की भी चीज़ की, कह रहे वो ओवरचार्ज चार्ज भी हो सकती है और ओवरचार्ज होके खराब भी हो सकती है। इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि कुछ वक़्त बाद, जैसे वो कह रहा था ना कि आधे घंटे के लिए रख दो वो पिरामिड, वो क्रिस्टल जो है उसके सर के नीचे रख दो, इस तरीके से। कह रहे इसलिए हम कह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज मत कर देना कभी किसी को, कि तुम उसकी बैटरी पूरी ओवरचार्ज कर दो कि वो तो बाहर उठते ही बाहर निकला, फटाफट पोस्टर और निकला हीरो। ऐसा ना हो जाए उसके साथ। कह रहे तो उस टाइम उसको करने के बाद उसके नीचे, सर के नीचे से वो पिरामिड, वो जो क्रिस्टल है वो हटा देना, हटा दिया जाता है कि कहीं ये ओवरचार्ज ना हो जाए इसका शरीर। कह रहे जैसी अट्यूनमेंट हो जाती है उसके बाद हटा दिया जाता है उसको। फिर उसके ऊपर इच्छा है उस ऊर्जा का इस्तेमाल वो कैसे करेगा? दिमाग के लेवल पे करेगा, मतलब शारीरिक लेवल पे करेगा कि कुछ पत्थर-वत्थर उठाने या कुछ जो भी हेवी वर्क होता है वो आराम से कर लेगा उसको। कह रहे या फिर वो सेक्सुअल एनर्जी, मतलब सेक्सुअल जो ऊर्जा उसको अगर चाहिए, कह रहे उसके लिए भी बहुत बेहतर तरीके से काम हो सकता है इसका। ये तुम्हारी इच्छा है, तुम उसको कैसे इस्तेमाल करोगे। इसीलिए तो बोलते हैं ना, जब मैं कुंडलिनी चा सॉरी, इसीलिए बोलते हैं कि जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो सबसे पहले रूट चक्र एक्टिवेट होता है, तो पीपल को दे बिकम सिक्स सेक्स मेनिएक्स। तो उसको यही बोलते हैं ओवरचार्ज होना एनर्जी को। मेरे हिसाब से तो वही है। मैम वो उस केस में हो जाती है, मैम इस केस में हो जाती है कि देखो इंटेलिजेंट एनर्जी उसकी कुंडलिनी अवेक हो गई, आ तो गई ऊर्जा, अब वो ऊर्जा ना बैलेंस नहीं हो पा रही है, इस केस में वो सेक्सुअल मैनिएक बन जाते हैं वो। वही तो कह रही हूँ। इसीलिए इसीलिए तो चक्र धीरे-धीरे बैलेंस करने चाहिए। ओवरचार्ज भी तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉन कहता है, इज देयर अ ओवरचार्ज हो गया बेस्ट। तो मैंने एग्ज़ाम्पल बढ़िया दिया तो है आपको। अगर ओवरचार्ज हो गया तो फिर आपको मूवी याद नहीं है? फटा पोस्टर निकला हीरो, पोस्टर फाड़ के एकदम बाहर निकल आता है कि हाँ, मैं ही हूँ सब कुछ। अच्छा, तो डॉन कहता है, इज देयर अ बेस्ट मटेरियल और ऑप्टिमल साइज फॉर द स्मॉल पिरामिड टू गो बीनीथ द हेड। कहता है कि सर के नीचे रखने के लिए कोई किस चीज का बना होना चाहिए या किस साइज का होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
मैम एक तो इसने परेशान करके रख दिया, सच में पिरामिड के पीछे ही पड़ गया ये। तो फिर वो कहता है कि गिवन दैट द पोर्शंस आर सच एज़ टू डेवलप द स्पाइरल्स इन द एक मिनट गिवन आर द प्रोपोर्शंस given that the proportions are such as to develop the spirals in the Giza pyramid. The most appropriate size for use beneath the head is an overall height small enough to make placing it under the cushion of the head a comfortable thing. कह रहे हैं कि देखो अगर तुम उस बड़े वाले गीज़ा वाले पिरामिड के बारे में तुम बात करो, तो कह रहे थे वो उसके हिसाब से उसकी प्रोपोर्शन में होना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए, मतलब जितना बड़ा उसका साइज़ है ना, उसी के हिसाब से मान लो कि जो बड़ा बड़ा पिरामिड है, उसी के हिसाब से छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा करते चले जाओ उस क्रिस्टल को। कह रहा है और उसको तब तक छोटा करते चले जाओ, इतने साइज़ का रखो कि जो व्यक्ति जिसकी ये वो हो रही है, हीलिंग हो रही है, वो जिस तकिए के ऊपर लेटा है, उस तकिए के नीचे वो उसके सर के नीचे आराम से प्लेस हो जाए। ऐसा ना हो कि उसने सर के नीचे लगा लिया, अब आप लोग करने मत लग जाना अपने घरों के अंदर। रात में सो गए और नीचे लगा दिया अपने तकिए के नीचे क्रिस्टल और सुबह उठे, तो एकदम से सुपर एनर्जाइज़ ऐसे मत कर लेना, क्योंकि कौन-सी एनर्जी अरे कहाँ से अच्छा। एकदम से वो ट्रैवल कर जाएगी आपको पता नहीं चलेगी। कह रही वो तकिए के नीचे लगता है वो क्रिस्टल। तभी मुझे याद आया कि इन्हीं मैम ने अभी मेरे को पर्सनली एक मैसेज करके बोला था, "पा मैंने आपको एक क्रिस्टल भेजा है, उसे तकिए के पास रखना।" अब समझ में आया तकिए के अ, नीचे रखना है वो। नहीं, वो क्रिस्टल किसी और ने ले लिया। किसी ने रिक्वेस्ट किया मुझे भेज दो तो मैंने उनको भेज दिया, पर मैंने आपको एक सिमिलर कुछ भेजा है। वो अच्छा, अ, कुछ उसी तरह का है, रोज़ क्वार्ट्ज ही है, लेकिन वो और ज़्यादा बेटर है। अच्छा। ये वाला तो आप तो तकिए पे उसको जब कहाँ रखना है? जाओगे, तकिए के नीचे रखना है, तकिए के साइड में रखना है? जब मिलेगा तब बता दूँगी। ठीक तो है। अच्छा, तो इसका मतलब ना सिर्फ तकिए के नीचे, बल्कि अगर एक सॉफ्ट मैट्रेस लेकर इंसान अपने सातों चक्र के नीचे 7 पिरामिड रखे, तो वो सारे एक्टिवेट हो जाएँगे इसका मतलब। अच्छा, मैं दिखाऊँ क्या जो किस तरह का वो बोल रहा है? ज काफ़ी लोगों ने एक्चुअली लिया है हाँ वो मैम, पिरामिड। दिखाओ ना ज़रा, हम भी अंदाज़ा तो लग ही जाएगा कि किस तरीके के क्रिस्टल की बात कर रहा है ये। 1 मिनट बताती हूँ। 1 सेकंड लाइन। दोस्तों ये क्या कहते हैं, ये व्यूअर डिस्क्रेशन एडवाइस्ड है यहाँ पे। ये आप अपने घर पे ट्राई ना करें। ये रा ने स्पेशली उसके लिए पिरामिड बनाए थे और वहाँ पे की गई थी ये चीज़। आप अपने घर पे इसको ट्राई ना करें। कुछ पता नहीं रात में अगर कुछ आ गया किसी के साथ और ओवरचार्ज हो गए आप तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और ये भी ज़रूरी नहीं है वहाँ हेलो, पे एनर्जी जो है प्रॉपर्ली चैनलाइज़ हो हेलो। रही हो। ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। तो व्यूअर हाँ, हाँ, डिस्क्रिप्शन हाँ। है यहाँ पे। भेजती हूँ। ओके। तो अच्छा ट्राई करने की एक कोशिश मत 1 करना सेकंड मैं ना पा। ओहो! अच्छा, ठीक है। 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये पहले वो मेरे बेटे का उधर से फ़ोन आ रहा है यूरोप से। कुछ ओटीपी मेरे फ़ोन पे आ रहे हैं बार-बार, क्योंकि मेरे नाम पे अकाउंट, तो उसको ओटीपी चाहिए तो बार-बार मुझे फ़ोन करे जा रहा है। अच्छा, तो अ, ये है बड़ा, बड़ा पिरामिड। बड़ा मतलब ये थोड़ा बड़ा है, ये वाला उससे छोटा है, और एक मुझे मिल नहीं रहा। आपको मैंने इससे भी छोटा भेजा है, और जो लोगों को रोज़ क्वार्ट्ज और क्लियर क्वार्ट्ज के भेजे हैं ना, वो इससे भी छोटे हैं। एक मिनट, जो सामान बच गया था, मैं उसमें चेक करती हूँ, शायद अभी भी कोई हो। हाँ, तो तब तक मैं बता दूँ कि मतलब दोबारा याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, इसे घर पे ट्राई करने की कोशिश मत करना यार। ये पता नहीं ऊर्जाएँ आपके यहाँ पे स्ट्रीम हो गई तो आस-पास के सारे घर उड़ जाएँगे आपके। मत करना, ये बहुत ज़बरदस्त होती है अगर गलती से आ गई ये वाली एनर्जी तो। और आप भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे इसको। इसका प्रॉपर मेथड होता है, तरीका होता है। रा वगैरह ये लोग स्पेशलाइज़्ड लोग हैं इसके अंदर। मतलब एक पिरामिड बना के इसको किस तरीके से करते हैं ना, जाने-अनजाने में कर मत लेना ये। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ आप लोगों को। हालाँकि मेरे को पसंद नहीं किसी को ये बोलना है कि ऐसा कर या ऐसा ना कर। लेकिन मुझे पता है कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि अच्छा,
उसने तकिए के नीचे रखा था, तो हम तो तकिया छोड़, हम पूरे बेड के नीचे फैला देंगे इसको। ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है, मत करना डराओ प्लीज। मत, कुछ नहीं होता, 5-10 मिनट रखने से हीलिंग हो जाती है। ये जो है ना, जो मैंने मंगाए थे वो इससे भी छोटे थे, पता नहीं मैंने पैकेट कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन इससे भी छोटे थे। और ये वाला शायद ब्लैक एगेट का है। आपको जो मैंने पा भेजा है वो इसका है, क्या बोलते हैं उसको, लैब्रोडाइट का, लैब्रोडाइट। अगर आप उसे थोड़ा सा हिला के देखोगे ना, ब्लू ग्रीन ऐसे शेड्स उसमें कलर्स दिखते हैं लाइट में। एनीवे, तो ये वाला जो पिरामिड होता अगले है, ये वाला जो ये वाला जो पिरामिड होता है वो बेसिकली ये कह रहा है कि तकिया, ये तकिया है, तकिया के नीचे इसको ऐसे रखना है, और सर के ऊपर अगर कोई रखता है तो वो ऐसे रखा जाता है, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, ये थोड़ा बड़ा है साइज। तो आपको जो भेजा है ना पा, लैब्रोडाइट जो होता है वो नेगेटिविटी को दूर करता है, एब्जॉर्ब करता है, और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी होता है, क्योंकि वो आपका ग्रीन रेड टर्कोइज वाला जो चक्र होता है उसको एक्टिवेट करता है। उसमें वो कलर्स होते हैं। ओ शिट। अच्छा। तो एक मिनट में, लैब्रो, आप कोई भी क्रिस्टल के बारे में गूगल कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि उसके ये होता है लैब्रोडाइट, ऐसे कलर्स होते हैं उसमें। तो इसका अरे पिरामिड वाह मैम, भेजा ये है तो बड़ा मैंने आपको। सुंदर है। हाँ, बड़ा सुंदर बहुत है ये तो। प्यारा, सुन, बहुत प्यारा है। दिखाऊं आपको इसके देखते ही इसके पसंद आ गया मेरे को। बहुत प्यारा है ये। इसका एक मेरे पास ब्रेसलेट आया, और एक मेरे पास बुद्धा आया है, मैं दिखाती हूँ आपको। इसकी प्रॉपर्टीज है, कनाडा से आता है। Stone of Magic specializes in spiritual ability and enhances deeper connections. It is known to contain magical powers. लाइट कलर जो बस होता है ना मैम, वो चार्ज बहुत अभी से मैं कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। अब मैं मेडिटेटिव स्टेट में बैठ के चार्ज से मैं कर लूंगा, टेंशन मत लेना आप। मैं टेंशन क्यों देखना, लूं, मैं दिखाती हूँ। किसी दिन यहाँ से डायरेक्ट गायब होके आपके यहाँ पे सीधा। आपने सही चीज दे दी है। ये देखो, इसमें कलर्स दिख रहे हैं, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ग्रे, ब्लू, ग्रीन, हाँ स्मोकी, हाँ। इस तरह का होता है। बहुत प्यारा है ये। तो छोटा सा है, और वो छोटे ही पिरामिड सही रहते हैं, क्योंकि वो आप अपने चक्र के ऊपर रख सकते हो। और आप अगर उसको ऐसे पकड़ो ना, एक चक्र को ऐसे, मतलब तकिए के नीचे रखा, और दूसरे को अगर आप ऐसे पकड़ोगे, ऐसे, हाँ, हाउ डू आई शो यू, ऐसे, नॉट ऐसे, ऐसे, अगर आप ऐसे पकड़ोगे, और अगर कोई आपके सर पे ऐसे, क्राउन पे ऐसे पकड़ सके, तो आपका पीनियल तो क्या मस्त एक्टिवेट हो जाएगा। मैम, हेलो, किसी को अगर रूट चक्र अपना अभी एक्टिवेट करना है तो इसको कहाँ रखना है? मैं बिजी हूँ अभी, आप कल आओगे प्लीज? हाँ, दिन में आना, हाँ प्लीज। हाँ सॉरी, वो मेरी मशीन मैम, ठीक अगर करने आ किसी को रहा अपना अपना रूट चक्र एक्टिवेट करना है तो इसको कहाँ रखना है? क्योंकि जैसे इसने कहा कि सर के पीछे रखना है, और रूट के लिए अगर इसको नीचे रखना है, मैम ये चुभेगा नहीं? था। एक सेकंड, हेलो, हेलो, हाँ हाँ, भेज रही हूँ, भेज रही हूँ, भेजती हूँ, भेजती हूँ। अरे सॉरी यार, एक तो आपके ना टाइमिंग ऐसे है ना पा, कि सारी दुनिया को मेरे से इसी टाइम पे काम होता है। एक सेकंड, मैं जरा ओटीपी चलो भेज मैम, दूं। सेशन आगे चलाते हैं। हाँ, एक सेशन आगे सेकंड, मैं चलाते हैं मैम। ओटीपी भेज दूं प्लीज, एक मिनट। तो रूट चक्र के लिए मुझे नहीं पता कहाँ, मतलब क्या बोलूं मैं, आप रूट चक्र को एक्टिवेट करने की बात क्यों कर रहे हो? रूट चक्र को आप मेडिटेशन करो, आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा।
अरे मजाक कर रहा था, जैसे वो बोल रहा था ना, मेरे को लगा शायद नीचे लगेगा। हाँ, तो रख के देख लो। अरे चुभेगा बहुत। वो लुब्रिकेंट मिल जाता है। तकिया रख लेना ना। हाँ, तकिया लगा लेना, तकिया तकिया। अच्छा। हाँ। लेकिन ठीक उसमें है। उसमें ये वाला यूज नहीं होता है रूट चक्र के लिए। रेड जैस्पर यूज होता है। ये वाला जो रेड मैंने दिखाया था ना ब्राउन कलर का, वो रेड जैस्पर है। और रेड एवेंचुरीन यूज होता है। रेड कलर के यूज होते हैं बेसिकली। मूंगा यूज कर सकते हो, मूंगे का। तो ये लैब्रोडाइट नहीं। अच्छा, एनीवे। सो वो कहता है कि मटेरियल मतलब क्या, प्लास्टिक का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, वो कौन सा हो। तो रा कहता है देर आर बेटर मटेरियल्स विच आर इन योर सिस्टम ऑफ बार्टर क्वाइट डियर। अच्छा। they are not that much better than ignorant. They are not ignorant. There are better materials which are in your system of barter quite dear. They are not that much better than substances which we have mentioned before. The only incorrectness substances would be the baser metals. वो कह रहा है कि देखो बहुत सारे मतलब मटेरियल हैं जो कि इसके लिए काफी, जैसे तुम आपस में खरीदते हो और ये सारी चीजें करते हो, मतलब खरीदते हो, मतलब जिस तरीके के तुम क्रिस्टल्स वगैरह खरीदते हो, कह रहे हैं ऐसे कई सारे हैं जो कि तुम लोगों को देखते ही मतलब तुम्हें बड़े पसंद से आ जाते हैं, तुम्हें काफी अच्छे लगते हैं वो। कह रहे हैं कि और वो ये नहीं कह रहा है नहीं कि नहीं 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 नहीं। जो कि तुम्हें वो क्वाइट यहाँ डियर है। ये हाँ। वो ये डियर का मतलब इंग्लिश में महंगा होता है। वो गोल्ड की बात कर रहा है। गोल्ड के गोल्ड कौन से आने लग गए? आने नहीं लग गए, लेकिन वो गोल्ड की बात कर रहा है। गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड। और ये जो कॉपर वगैरह होते हैं ना, आपको क्या लगता है हिंदू धर्म में जितने यंत्र बनते हैं वो कॉपर में, गोल्ड में, सिल्वर में क्यों बनते हैं, या पंच धातु में बनते हैं? बेसिकली गोल्ड की बात कर रहा है वो यहाँ पर। इन योर सिस्टम ऑफ बार्टर क्वाइट डियर, मतलब महंगे। अच्छा अच्छा They are not that much अच्छा। better than substances which we have mentioned before. The only incurrent substance would be the baser metals, मतलब लोहा, टिन, एल्यूमिनियम, ये वाले metals नहीं होने चाहिए। जितना महंगा मेटल, मतलब जितना महंगा क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो चीज जितनी प्योरिटी से बनेगी। और दूसरी एक और चीज, एक और मेटल होता है, सब्सटेंस यूज होता है, उसको बोलते हैं स्फटिक या मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से जो बनते हैं ना, मर्क्यूरी का एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब आपकी उंगली में जो तीसरा हिस्सा है ना, उतना छोटा सा, उंगली का तीसरा हिस्सा इतना छोटा, मर्क्यूरी का जो पिरामिड होगा वो इतना भारी होता है कि आपको लगेगा मैंने क्या उठा लिया। तो स्फटिक और मर्क्यूरी के शिवलिंग और श्रीयंत्र बहुत बनते हैं। मुझे नहीं पता, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उस दिन जब मैंने क्रिस्टल्स की फोटो भेजी थी, उसके अंदर एक फोटोग्राफ थी शिवलिंग की और गणेश की। उसके अंदर वो पड़े हुए थे। वो सिल्वर कलर का होता है, लेकिन वो मर्क्यूरी होती है। तो मर्क्यूरी के जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। और क्यों? क्योंकि वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। और जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी वाइब्रेशन प्योर होती है। तो अगर आप प्योर डायमंड का बना लो, मैं आपको दिखाऊं, कल मेरा कौन सा वाला टूटा है क्रिस्टल, मेरे को तो ऐसे लगा जैसे मेरी ना, मेरे को तो ऐसे लगा, सॉरी, वो मैंने गलती से, मेरी ऐसे लगा जैसे मेरी जान निकल गई। इतना बिल्कुल डायमंड जैसा था। आई शो यू। ये जो सब लोगों ने वॉन्ड मंगाए थे ना, तो उसके अंदर से ये एक वॉन्ड था जो, ये मैं तो इसे फेविक्विक से जोड़ दूंगी। कैन यू सी हाउ क्लियर इट इज? इसके बिल्कुल अंदर डायमंड जैसी आपको क्लैरिटी है। वहां से नजर नहीं आएगा। इसके अंदर 7 कलर्स दिखते हैं।
7 कलर्स रेनबो है इसमें, बहुत क्लियर है ये, बिल्कुल कांच की तरह, लेकिन इट हैज क्लैरिटी है। दिस इज अ वेरी गुड ग्रेड ऑफ क्रिस्टल, और इसके अंदर वो 7 कलर्स दिखते हैं। और ये क्रैक हुआ ना है, मैंने ये यूज किया था कल हीलिंग के लिए, मेरी तो ऐसी जान जली ना। कोई नहीं, मैं इसको वो फेविक्विक लगा के जोड़ लूंगी, उसमें क्या है, कुछ नहीं होता। अच्छा, तो पा अभी 11 सवाल मेरे ख्याल हो चुके हैं। हमने 66.14 से शुरू किया, 24 क्वेश्चन हमने कर दिया। आगे के सवाल हम लोग थर्ड सेशन में कल करें, हाँ मैम ऐसे कर लो, क्योंकि 10 सवाल और है, 10 हालांकि 11। अगला 10-11 सवाल और है, हाँ, तो लेकिन है तो लंबा ही सेशन, लंबा, अगला और कल ही करते जवाब हैं मैम। लंबे हैं। और दूसरी बात ये है कि थोड़ी सी हीलिंग करनी है, एक तो लखानी जी के फादर की, और एक डेबलीना श्रवणी और उसके हस्बैंड और उसकी बेटी बीमार है, उसको बुखार नहीं जा रहा, तो उन लोगों की सबकी हीलिंग करनी है। तो और यहाँ पर जया ठीक है, बुक्तानी भी कह रही है कि मेरी तबीयत खराब है, तो एक बार वो कलेक्टिव हीलिंग कर लेते हैं सबके लिए 10-15 मिनट। यस पा। ठीक है मैम कर लो। और ये क्या कहते हैं, अभी इसको मतलब हीलिंग के लिए आप इसको इस उसमें सेशन के अंदर रखना चाहते हो, हीलिंग की ये जो मेथड है आपकी? नहीं, हीलिंग मतलब की रिकॉर्डिंग पे रखना मेथड चाहते हो? इसमें रखने की क्या जरूरत है? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, और हाँ सॉरी, रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। और हाँ, यूट्यूब पे सिंस जया बोल रही है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे भी हीलिंग दे दो, तो ठीक है, उसको भी हीलिंग दे देंगे। फिर तो मुझे ऑन यूट्यूब तो ऑन रखना पड़ेगा। स्टॉप रिकॉर्ड।